माइक ओपन कर करके सभी बातों के जवाब देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप लोगों की पहली क्लास है। और किस चीज़ की पहली क्लास है? आपकी 10th क्लास की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर। हाँ ठीक है। हाँ, मोहित सर, रेनू गोस्वामी के नाम से मोनिका जुड़ी हैं। हाँ हाँ, उनके माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है तो टाइप करके लिखेंगे। ठीक है है ठीक ना, है जो सर। भी होगा चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है मोनिका, मैंने बता दिया। है ओके, ना सर? चलो ठीक। देखिए आज आप लोगों की पहली क्लास है और पहली क्लास आज लोगों की आप लोगों की किस चीज़ की? आज आप लोगों की 10th क्लास के मैथ्स के पहले चैप्टर की आज लोग आपकी आज पहली क्लास है। ठीक है। देखिए, आपको कोई भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अगर आपका माइक काम कर रहा है तो आप बच्चे माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। और देखो, ये एक ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा सा हम आपको अपने बारे में बता देते हैं, कुछ आपके बारे में भी जान लेंगे। देखिए, हमारा नाम है मोहित, हमारा नाम है मोहित, और हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? हम गाजियाबाद से, आपकी क्लास अभी गाजियाबाद से ले रहे हैं। और पिछले कम से कम 5 सालों से, पिछले 5 सालों से हम 9th 10th 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे पढ़कर हमारे साथ में अपना अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ रहे हैं। 95% तक बच्चे अपना रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और अगर मैथ्स की बात करें तो बच्चे 100% तक अपना रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको जैसे चीज़ें बताई जाए वैसे समझनी है चीज़ों को। और देखो, ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये हमें वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखना है कि बस हम ही बोलते रहें और आप उस चीज़ को बताए भी नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपको अपने बारे में जरूर बताना पड़ेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कितनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। जब तक आप हमें नहीं बताओगे तो हम देखो कुछ समझ नहीं पाएंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है। तो इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाना है कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकें, और अगर हमें कुछ चीज़ समझाई है तो हम आपसे पूछें कि आपको समझ में आई है या नहीं आई है। कोई डाउट है तो आप पूछिए, तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो आप चैट सेक्शन में कीजिए, चाहे वो आप बच्चे अपना माइक ओपन करके कीजिए। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का, जैसा भी आपको बताया था कि 10th क्लास के मैथ्स का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है हमारे पास में? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए अभी हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर हमें कुछ छोटी चीजों की जरूरत होगी तो वो भी हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे कि अभी हम आपको विषय सूची यानी कि लिस्ट बता देते हैं कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप कहोगे सर हमें ये दोनों नाम तो देखे देखे से लग रहे हैं, क्योंकि तो 10th क्लास की बुक के चैप्टर के नाम है। भाई, आप यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का और आप यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, ये आपके 10th क्लास के चैप्टर है, 10th क्लास के चैप्टर के टॉपिक है। लेकिन पर उससे पहले आपको गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। भाई, आपको सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है, इसको इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं, गुणनखंड क्या है हमारे पास में? फैक्टर्स है। और इसको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं कि हमें कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। हमारे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या है, हमें ये पता होनी चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तब जाकर के हम यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये चीजें खत्म हो जाए। ठीक है बच्चे, चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई गुणनखंड, जिसको आप इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, होता क्या है आखिर गुणनखंड? कि दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। मान लो आपको एक संख्या दे दी जाए और वो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? उस दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाएंगे। उस दी गई संख्या के क्या कहलाएंगे? वो गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि हम आपसे पूछे कि बताइए चार किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है? बताइए कि चार किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है? आप माइक ओपन करके बता सकते हो वंश, और अगर मोनिका आप बता सकते हो तो बच्चे आप चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। ठीक है। वंश ने बता दिया कि सर 2 से 4 पूरा पूरा भाग हो जाता है। भाई, अगर आप 4 को भाग करोगे 2 से तो 2 दूनी 4। आपने कहा सर ये पूरा पूरा क्या हो गया बच्चे? भाग हो गया। ठीक है। यानी कि सर 2 से भाग हो जाता है। ठीक है बच्चे, क्या और कोई संख्या है जो 4 को पूरा पूरा भाग करेगी? बताइए, क्या 2 के अलावा कोई और संख्या है जो 4 को पूरा पूरा भाग करेगी? ठीक है, बिल्कुल सही कहा वंश ने। सर 4 भी तो एक ऐसी संख्या है जो 4 को पूरा पूरा भाग करेगी। सर 4 एकम 4, सर ये तो रह गया था। यानी कि आप कहोगे, एक मिनट सॉरी सेकंड, सॉरी बच्चे, शायद लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, कि हम अपना कैमरा बंद कर देते हैं और आप लोग वैसे ही पढ़ लीजिए बिना कैमरे के, हम आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, आपने कहा सर 4 भी क्या है? एक ऐसी संख्या है जो 4 को पूरा पूरा भाग करेगी। अच्छा वंश, कोई और संख्या है? मोनिका आप बताइए, कोई और ऐसी संख्या जो 4 को पूरा पूरा भाग करेगी? आपने कहा सर 2 से 4 पूरा पूरा भाग होता है, 4 से 4 पूरा पूरा भाग होता है। और कोई संख्या है बच्चे? देखिए, आपने एक के बारे में सुना होगा कि एक किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देता है। अगर आप 1 से 4 को भाग करोगे
तो आपने कहा सर 1 चौका 4। तो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है। आपने कहा सर 4 आपको एक संख्या दी गई थी और 4 1 से भी पूरी तरह भाग हो रहा है, 2 से भी पूरी तरह भाग हो रहा है और 4 से भी पूरी तरह भाग हो रहा है। तो ये जिस जिस संख्याओं से पूरी तरह भाग हो रहा है ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? 4 के गुणनखंड कहलाएंगे। बताइए बच्चे, इतना क्लियर हो आपको कि सर ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? 4 के गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, अब इतना तो ठीक है बच्चे कि हाँ हमें समझ में आ गया कि सर ये 4 के गुणनखंड है, पर सर इसको जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे और हमें क्या इसकी जरूरत होगी? क्या सर इसकी कुछ जरूरत भी होगी हमें? तो बच्चे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली। देखिए आप उदाहरण के तौर पर अगर देखोगे, भाई 4 के गुणनखंड आपको समझ में आ गया कि भाई आप 4 को ऐसे लिख सकते हो सर, अगर 1 से भाग करेंगे 4 को, समझना बच्चे, अगर आपने 1 से भाग किया 4 को तो आपके पास में 4 आएगा, यानी कि सर 1 गुणा 4 मेरे पास में 4 आएगा। सर अगर मैं 2 से भाग करूंगा 4 को तो सर मेरे पास में 2 आएगा। सर 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। और सर अब मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4 आएगा, यानी कि ये चीज तो सर ऊपर भी लिखी हुई है, ये चीज तो सर ऊपर भी लिखी हुई है। यानी कि 4 किन किन संख्याओं से भाग हो रहा है? आप कहोगे सर 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, और सर मैं रिपीटिशन तो लिखूंगा नहीं, सर मैं रिपीटिशन तो लिखूंगा नहीं, यानी कि सर मैं नीचे का मिटा देता हूं। तो सर मेरे को पता लग गया कि सर 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है और 4 से भाग हो रहा है। आपने कहा सर 4 किस किस से भाग होगा? 1 से, 2 से और 4 से भाग होगा। तो सर मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 1, 2 और 4 संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक है। तो हमारे पास में 4 के गुणनखंड कौन कौन हो गया? आप कहोगे सर 1, 2 और 4 4 के गुणनखंड हो गए। बताइए इतना क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बता दो चैट सेक्शन में कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें क्लियर है, कि भाई 4 के गुणनखंड हमें पता लग गए हैं। ठीक है, मोनिका आप भी बताइए बच्चे। ठीक है, यानी कि आपको भी क्लियर है। अब देखिए, क्या सिर्फ हमें 4 तक, अगर हमें किसी और संख्या के गुणनखंड निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे जल्दी से? मान लीजिए आपसे पूछा जाए 16 के गुणनखंड बताओ, तो भाई 16 किस किस से भाग होता है? आपने कहा सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 से भाग होता है सर 1 गुणा 16, सर 2 से भाग होता है सर 2 गुणा 8, सर 3 से भाग नहीं होता 16, सर 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है 4 चौक 16। अब यानी कि ये किसी और संख्या से भाग नहीं होगा सर, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और सर 8 से होगा, तो 8 पहले से लिखा हुआ है। यानी कि सर 16 किस किस संख्या से भाग होगा? आपने कहा सर 16 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, 8 से भाग होगा, 16 से भाग होगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 18 किस किस संख्या से भाग होगा, तो आपने क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं करना, आपने लिखा 18 और आपने कहा सर 1 गुणा 18 18 होता है, सर 2 गुणा 9 हमारे पास में 18 होता है, सर 3 गुणा 6 हमारे पास में 18 होता है, सर 4 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा। भाई क्या 18 4 से और 5 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने 1 से भाग कर लिया, 2 से भाग कर लिया, 3 से भाग कर लिया, सर 4 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, और सर रिपीटिशन तो लिखा हुआ है। देखो सर 6 से, 9 से, 18 से रिपीटिशन अपने आप लिखा हुआ है। यानी कि आप कह दोगे सर 18 किस किस से भाग हो रहा है? 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है, 9 से भाग हो रहा है और 18 से भाग हो रहा है। इतना सभी को क्लियर हो गया बच्चे? एक बार टाइप करके बताओ कि हाँ सर अब हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे, कि सर 1 से बिल्कुल भाग करके लिखेंगे सभी संख्याओं को, फिर 2 से देखेंगे जल्दी से, फिर 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे कि ये सब किस किस से भाग हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई गुणनखंड की। यानी कि आपने ये क्या निकाले बच्चे? आप कहोगे सर ये मैंने 16 के गुणनखंड निकाले। क्या निकाले मैंने? सर ये मैंने 16 के गुणनखंड निकाले। और सर ये मैंने क्या निकाले? ये मैंने 18 के गुणनखंड निकाले। अगर अब बात की जाए, भाई ये तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो गए। अगर अब आप लोगों से बात की जाए कि क्या आप सार गुणनखंड यानी कि क्या आप कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हो, तो भाई कॉमन फैक्टर क्या होता है? यानी कि कॉमन चीज आप जानते हो कि सर कॉमन चीज हम कम से कम दो या दो से अधिक चीजों के बीच में बता सकते हैं। भाई अगर एक ही वस्तु है, इसमें क्या कॉमन? कम से कम दो लोग तो हो जिनके बीच में हम कॉमन बता सके कि भाई इन दोनों के बीच में ये चीजें कॉमन है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। यानी कि आप कहोगे सर जो कॉमन चीज बताई जाती है, कॉमन कभी एक इंसान के बारे में नहीं बताई जाती, कम से कम दो लोग हों जिनके बारे में हम कॉमन चीजें बता सके, भाई इन दोनों के बीच में ये चीजें कॉमन है। या फिर सर हमारे पास में दो से ज्यादा चीजें हो, 3 चीजें, ताकि हम बता सके कि भाई इन तीनों के बीच में क्या क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर सार गुणनखंड अगर कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है तो कम से कम हमारे पास में दो संख्याएं तो हों, या फिर सर 3 4 5 कितनी भी संख्या हो, पर दो संख्याएं तो कम से कम हो कॉमन बताने के लिए। अब होता क्या है सार गुणनखंड? यानी कि दी गई संख्याओं के गुणनखंड में पहले तो आप दी गई संख्याओं का क्या करोगे बच्चे? सबसे पहले तो आप दोनों दी गई संख्याओं के गुणनखंड करोगे, फिर उसमें क्या देखोगे कि दी गई संख्याओं के गुणनखंड में वह गुणनखंड जो सभी दी गई संख्याओं का गुणनखंड हो, वो सार गुणनखंड कहलाता है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, आप तो वैसे बताओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। तो आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए
कि बताइए 4 और 18 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, आप सबसे पहले 4 के गुणनखंड बनाओगे। भाई अभी आपने 4 के गुणनखंड बनाए थे सर, 1 गुणा 4 4 होता है, फिर आपने कहा सर 2 गुणा 2 4 होता है, और फिर आपने कहा सर 3 के पहाड़े में तो 4 नहीं आता। यानी कि सर आप कहोगे सर जो 4 के गुणनखंड है वो कौन कौन से हो जाएंगे सर, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 और 4, यानी कि 4 इन सभी चीजों से भाग होता है। भाई आपसे पूछा जाए 18 के गुणनखंड, तो आपने कहा सर 18 यानी कि 1 गुणा 18 बराबर 18 होता है। सर 2 के पहाड़े में आता है 2 गुणा 9 बराबर 18 होता है। सर 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है। सर 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, और सर अब 18 आता है 6 के पहाड़े में, सर जो कि हम जानते हैं रिपीटिशन लिखा हुआ है। तो आप कह दोगे सर 18 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए सर, 18 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 6 9 और 18। भैया 18 के गुणनखंड है। पहले आप सभी ये बताओ कि क्या आप लोगों को 4 के गुणनखंड और 18 के गुणनखंड समझ में आ गए। भाई सार गुणनखंड बाद में सीखेंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये 4 के और 18 के गुणनखंड समझ में आ गए। मोनिका बच्चे आप भी टाइप करना, पंकज आप भी टाइप करना, और हरदीप के नाम से साक्षी ने क्लास की है वो भी टाइप करेंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। बच्चे बच्चे टाइप करते रहो चैट सेक्शन में कि सर समझ में आ गया है, और अगर आप माइक ओपन करके बताओ तो माइक ओपन करके बताइए कि सर समझ में आ गया है। भाई 4 के फैक्टर सभी को पता लगे, 4 के गुणनखंड, ठीक है। भाई 18 के गुणनखंड सभी को पता लगे, ठीक है। अब बात की गई थी सर, हमसे गुणनखंड थोड़ी नहीं पूछे गए थे सर, हमसे तो ये पूछा गया था ये बताओ कि सर 4 और 18 के सार गुणनखंड क्या है। बच्चे सार का मतलब क्या होता है, कॉमन, कि वो 4 के गुणनखंड में भी हो 18 के गुणनखंड में भी हो। बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको। आप कहोगे सर एक तो हमें 1 दिख रहा है दोनों के गुणनखंड में, सर एक हमें 2 दिख रहा है दोनों के गुणनखंड में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी कि आपने कहा सर कि जो हमारे पास में 4 और 18 के सार गुणनखंड है वो कौन कौन से बच्चे हमारे पास में, वो हमारे पास में 1 और 2 है। बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई बच्चे, कि भाई हमारे पास में 4 और 18 के सार गुणनखंड 1 और 2 है। समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कि सर आपने लिखा हुआ है कि सर 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 है, सर 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 है। और देखा जाए तो सर इनमें कॉमन क्या है सर, एक तो इनमें 1 कॉमन है और एक इनमें 2 कॉमन है, यानी कि आपने कह दिया सर 4 और 18 के सार गुणनखंड 1 और 2। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। अब आप कहोगे सर हमने गुणनखंड और सार गुणनखंड करके क्या पता कर लिया। यानी कि बच्चे आपके सिलेबस में आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 है, आपके सेट एग्जाम में भी आएगा, और इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एचसीएफ निकालना पड़ता है। एचसीएफ निकालना पड़ता है बाय इक्लिड्स एल्गोरिथम, यानी कि आप जानते हो कि जो इक्लिड्स के एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो पहले बच्चे हम एचसीएफ निकालने सीखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, बाद में हम इक्लिड्स एल्गोरिथम पर जाएंगे। देखिए अब आपसे पूछा जाए कि बताइए महत्व समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आप एचसीएफ बोलते हो, एचसीएफ होता क्या है। तो आप कहोगे सर 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याएं, क्योंकि सर आप कॉमन की बात कर रहे हो तो कॉमन चीजें 2 या 2 से अधिक चीजों में निकाली जाती हैं। तो सर 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंड, भाई सार गुणनखंड कर लोगे ना, जैसे भी भाई आपने 4 और 18 के सार गुणनखंड किए थे, और 4 और 18 के सार गुणनखंड कितने आए थे, आप कहोगे सर 1 और 2 आए थे। तो जो सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा, भाई इन दोनों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन था, आप कहोगे सर इन दोनों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड 2 था कि नहीं था। तो दी गई संख्याओं को महत्व समापवर्तक कहलाता है, यानी कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। इतना क्लियर हो सभी को। भाई ये तो डेफिनेशन से हमने आपको बता दिया है। अगर ये इतना हमने डेफिनेशन से बता दिया है आपको, तो बच्चे अब इसको करना भी सीख लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर आपसे यही पूछा जाए कि आपने 4 और 18 का सर सार गुणनखंड निकलवाया था, और अगर सर आप अब 4 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना सिखा दो तो अच्छी बात होगी। भाई अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मैथ समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल वही स्टेप हम लोगों को फॉलो करने हैं। क्या स्टेप, कि भाई 4 के गुणनखंड कितने हो गए, आपने कहा सर 4 भाग होता है 1 से 2 से 4 से। भाई 18 किससे भाग होता है, आपने कहा सर 1 से भाग होता है, सर 2 से भाग होता है, सर 3 से भाग होता है, सर ये किससे भाग होता है 6 से भाग होता है, सर 9 से भाग होता है, 18 से भाग होता है। भाई 4 और 18 के सार गुणनखंड कौन कौन से हो गए, आप कहोगे सर 4 और 18 के जो सार गुणनखंड है, भाई कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, आपने कहा सर एक तो 1 हो गया, और सर 1 2 हो गया। भाई यही तो हमारे सार गुणनखंड हो गए। आपने कहा सर 1 और 2 हम लोगों के सार गुणनखंड हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया बच्चे, सार गुणक तो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया क्या बताओ, आप एचसीएफ बताओ। तो बच्चे आप कहोगे कि एचसीएफ क्या होता है,
सर एचसीएफ यानी कि महत्व समापवर्तक होता है सार्व गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? आप कहोगे सर 2 है, तो आप कहोगे सर हमारे पास में 4 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया? सर 4 और 18 का एचसीएफ 2 हो गए। बच्चे बताइए इतना क्लियर है? भाई सबसे पहले तो आपने गुणनखंड किए, फिर आपने सार गुणनखंड निकाला, और उनमें सबसे बड़ा आपने गुणनखंड देखा कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? सर हमारे पास में 2 है। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दे अगर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर सारी चीजें क्लियर है, यानी कि आप लोगों ने एचसीएफ निकालना तो सीख लिया, लेकिन पर आप लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा, आपको नहीं लग रहा है पर हमें जरूर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा सर एचसीएफ निकालने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम नहीं लग जाएगा। सर अगर हमारे पास में 3 संख्याएं आ जाएं तो सर पहले हम एक के गुणनखंड लिखेंगे, फिर दूसरे के गुणनखंड लिखेंगे, फिर तीसरे के गुणनखंड लिखेंगे, फिर सर उनके कॉमन फैक्टर बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तब सर हम एचसीएफ बताएंगे कि ये एचसीएफ होगा, और सर गलती होने के चांस भी हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया डेफिनेशन से, अभी हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। भाई हमारे पास में एक विधि होती है, उस विधि से भी सीखेंगे, आपने नाम जरूर सुना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले नाम आ गया अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले नाम क्या आ गया? अभाज्य। तो अब हम पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या अपने आप में, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सर एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि बच्चे अगर उदाहरण की बात की जाए आप लोगों से, तो जैसे कि आपने कहा सर केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। सर अगर हम सबसे पहले 4 को ही देख लें, तो सर आपने 4 के गुणनखंड बताए थे, 4 1 से भाग होता है, 4 2 से भाग होता है, 4 4 से भाग होता है। सर इसके तो 3 गुणनखंड है, सर ये तो हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। सर अगर हम 2 को देखें, आप कहोगे सर 2 किस किस से भाग होता है? भाई एक तो 2 1 से भाग होता है, भाई 1 दूनी 2, और एक 2 2 से भाग होता है, भाई 2 एकम 2। क्या 2 किसी और से भाग होता है? आप कहोगे सर 2 किसी और से भाग नहीं होता, यानी कि एक तो ये 1 से भाग होता है, एक ये 2 से भाग होता है, और सर इसके सर केवल 2 ही गुणनखंड है, तो 2 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। सर ऐसे तो 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सर ये 1 से भाग होता है और ये 3 से भाग होता है, बिल्कुल 3 भी एक अभाज्य संख्या है। भाई 5 के बारे में देखा जाए, आपने कहा सर 1 से भाग होगा, 5 से भाग होगा, क्योंकि 2 के पाड़े में नहीं आता, 3 के पाड़े में नहीं आता, 5 के पाड़े में नहीं आता, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। बच्चे 6 को देखें, तो आपने कहा सर 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये अभाज्य संख्या नहीं है। पहले तो आप लोग हमें इतना बताओ कि क्या आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में पता लगा? सर वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हमें ये बताओ, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बता पाएगा? अगर माइक ओपन करके बता पाओगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि एक के बारे में बताओ, एक कैसी संख्या है? बताइए, क्या एक अभाज्य संख्या है? बताइए यस सर। बच्चे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक किससे भाग होगा? आप कहोगे सर एक तो एक से ही भाग होगा, एक एकम एक, बाकी किसी और संख्या से भाग होगा नहीं। आपने कहा सर इसका तो एक ही गुणनखंड है, इसका तो एक ही गुणनखंड है, तो सर ये हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होगी? आप कहोगे सर जिसपे भी आपने राइट लगा रखा, जिनके 2 गुणनखंड है। भाई अभाज्य संख्या होने के लिए हमारे पास में केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो बच्चे अब आप अपनी कॉपी के अंदर एक बार जल्दी से स्टार लगा के लिख लो, भाई अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल लिख लीजिए कि सर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सर एक तो हमारे पास में 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है। बच्चे ये तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास में 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास में? 2। इतना क्लियर हो सभी को? सर अगर और देखा जाए और कौन सी होगी? सर 11 होगी, सर 13 होगी, सर 17 होगी, सर 19 होगी। ये 11 से लेकर 20 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। फिर कौन सी होगी हमारे पास में? फिर आप कहोगे सर 23 होगी, सर हमारे पास में 29 होगी। ये हमारे पास में 21 से लेकर 30 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। तो बच्चे आप लोग एक काम कर लेना, आप प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या एक बार देख जरूर लेना। भाई 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? आप कहोगे सर 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूरे 15 प्राइम नंबर, सॉरी पूरे के पूरे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? पूरे 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है,
आपको कम से कम इतने तो पता हो, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या 2 होती है सर, 1 से लेकर 10 तक के बीच में 2 3 5 7 होती है, 11 13 17 19 होती है, बाकी 23 और 29 होती है। ठीक है बच्चे, चलें आगे। बोलते रहिए चैट सेक्शन में, आप वाई वाई टाइप करते रहिए ताकि हम लोग आगे चल सकें। यानी कि आप कहोगे सर हमें अभाज्य संख्याएं पता लग गई है। सर अभाज्य संख्या क्यों सीखी? क्योंकि सर आपने अभी बोला था हम अभाज्य संख्याएं इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें सर, हम एचसीएफ निकालना सीख सकें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। यानी कि सर अगर हमसे पूछा जाए कि 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, भाई 60 के गुणनखंड अलग चीज है, बच्चे ध्यान से सुनना, 60 के गुणनखंड एक अलग चीज है और बच्चे 60 के अभाज्य गुणनखंड एक अलग चीज है। आप कहोगे सर कैसे? देखिए पहले तो हम आपको 60 के अभाज्य गुणनखंड करना सिखा देते हैं बच्चे, 60 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड तो बच्चे ऐसे करते हैं कि आपने 60 को काटा 2 से, भाई जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। 2 से भाग किया सर 30 आ गया, सर इसके लास्ट में भी 0 है, 2 से भाग हो गया सर 15 आ गया। अब सर ये तो हमें पता लग गया कि कौन सी संख्याएं 2 से भाग होती हैं। सर जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। ठीक है बच्चे, ये तो हमने लिख दिया कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से भाग होती है। अब आपको कैसे पता लगेगा 3 से भाग कौन सी संख्याएं होती हैं? तो बच्चे 3 से भाग वो सभी संख्याएं हो जाती है जिनके आप अंकों का योग, जैसे आप यहाँ देख रहे हो अंक, भाई 15 में अंकों का योग कितना है? आपने कहा सर 15 में अंकों का योग 6 है, 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, आप जानते हैं 15 भी आता है। यानी कि 3 से वो सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो आपने से 3 से काटा 5 आ गया और आपने से 5 से काटा 1 आ गया। यानी कि किसी भी संख्या को आप अभाज्य संख्या 2 से काटा, 2 के बाद में आपने 3 से काटा, बच्चे 4 आएगा ही नहीं कभी, 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 4 अभाज्य संख्या ही नहीं होता, यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्या ही आती है। अगर कोई बच्चा ऐसे करे, लो सर मैं तो इसे ऐसे काटूंगा, लो सर मैं तो इसे, ये गलत है, ये तो मन वाली बात होगी कि आप मनमानी कर लेंगे। बच्चे प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करो, फिर आप उससे बड़ी संख्या के पास जाओ, फिर आप उससे बड़ी संख्या के पास जाओ, यानी कि सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करो और बड़ी संख्या की तरफ जाते जाओ। ये नहीं है कोई बच्चा तो ऐसे कहेगा सर मैं तो एक ही बार में काट दूंगा, लो 60 एकम 60, ये गलत है, ये सारी चीजें गलत है। आपको किससे काटना है? अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। बताइए समझ में आया सभी को कि भाई अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य संख्या से ही काटना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे सर 60 के गुणनखंड कितने हो गए? आप कहोगे सर जो 60 के अभाज्य गुणनखंड है सर 60 बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर हो सभी को? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखो हमने अभाज्य गुणनखंड क्यों सीखा है? हमने अभाज्य गुणनखंड इसलिए सीखा है बच्चे कि अभाज्य गुणनखंड हमारी मदद करता है में से यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने में। कैसे मदद करता है? अब देखते हैं कि भाई हमारी मदद कैसे करता है कि आपने जो अभाज्य गुणनखंड अभी सीखे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड आप लोगों की एचसीएफ निकालने में कैसे मदद करते हैं। देखिए आपने कहा सर पहले तो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करूंगा, सर पहले तो मैं 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। सर 2 से काटा सर 12 आ गया, सर 2 से काटा सर 6 आ गया, सर 2 से काटा 3 आ गया और सर 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि सर मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बच्चे 36 के भी देख लेते हैं। आपने कहा सर मैं 36 को ऐसे काटूंगा, सर 2 से काटा 18 आ गया, सर 2 से काटा 9 आ गया, सर 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, मैं 3 से काटूंगा, सर 3 से काटा 3 आ गया, सर 3 से काटा 1 आ गया। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा सर 36 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बच्चे एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे सर एचसीएफ क्या होगा? सर दोनों संख्याओं के जो कॉमन गुणनखंड होंगे, दोनों संख्याओं में कॉमन, आपने कहा उसके जोड़े बनाऊंगा। सर एक जोड़ा तो सर ये बन गया कॉमन है, सर ऊपर भी 2 है नीचे भी, सर एक जोड़ा ये बन गया कॉमन है, और सर एक जोड़ा मेरा ये बन गया 3 का, सर कॉमन है क्योंकि दोनों ही संख्याओं में। तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया? एक जोड़े में से आपने एक संख्या को बाहर लिखना है, यानी कि आपने कितना लिखा बच्चे 2 गुणा, सर इस जोड़े में से भी मैं एक संख्या बाहर लिखूंगा 2 गुणा, और सर मैं इस जोड़े में से भी एक संख्या बाहर लिखूंगा 3। यानी कि सर मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। बताइए क्या सभी को समझ में आ गया है कि जो एचसीएफ होगा 24 और 36 का
वो 12 होगा। बताइए एक बार बच्चे। हाँ, आपके मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर जो कॉमन नहीं है इसका क्या करें। बच्चे जो कॉमन नहीं है, बच्चे जो कॉमन नहीं है उसका हमें कुछ नहीं करना, आप इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि सर इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे हम 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आप जानते हो सर पहला चैप्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड है, कि सर पहले चैप्टर में तुम्हें एचसीएफ निकालना ही सिखाया गया है, पर सर थ्योरम का नाम अलग है, सर प्रमेय अलग है, कि सर वो प्रमेय हमारे पास में यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेय का। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स की डिवीजन थ्योरम क्या थी। देखिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए क्या आप 4 से 25 को भाग कर सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हो सर, 4 × 24, और सर घटाया तो 1 आ गया। अब देखो इन सभी चीजों को हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलने का मतलब क्या है सर, आप कहोगे सर इसे मैं भागफल बोलता हूँ। बताइए बच्चे, बोलते हैं कि नहीं बोलते इसको हम भागफल, इंग्लिश में इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर इसको अगर देखा जाए ये जो एक बच गया, सर इस बचे हुए एक को हम रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सर शेषफल बोलते हैं, और सर अगर इंग्लिश की बात बोले तो सर इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए दो चीजें तो पता लग गई। सर अभी दो नंबर और रहते हैं, कौन कौन से नंबर रहते हैं सर, एक तो ये 25 रहता है, सर इस 25 को क्या बोलते हैं सर, जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं इस संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम भाज्य, और इंग्लिश में इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, डिविडेंड बोलते हैं। और सर जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, सर अभी ये भी तो रहता है, सर जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं, और सर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। इतना आप सभी को क्लियर है। देखिए आप सभी को इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको बच्चे एक चीज और याद रखनी है, क्या चीज सर, मैं भाग किससे कर रहा हूं, सर मैं भाग तो 4 से कर रहा हूं, तो सर जो मेरा शेषफल होगा ना वो सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या कभी मेरा शेषफल 4 आ सकता है, आप कहोगे सर नहीं, सर मैं जिस संख्या से भाग कर रहा हूं मेरा शेषफल उससे एक संख्या छोटा ही रहेगा। यानी कि सर अगर मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो मेरा शेषफल 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर कभी भी मेरा शेषफल 4 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, तो आप एक काम कीजिए सभी बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, कि सर इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कि सर ये जो यहाँ पर आता है सर इसको भागफल इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, सर जिससे हम भाग करते हैं इसे हिंदी में भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, सर जो बच जाता है इसे हिंदी में शेषफल और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, सर जिस संख्या को भाग करते हैं इसे हिंदी में भाज्य और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और सर हम ये भी चीज जानते हैं कि सर जो 25 है वो किसके बराबर है, आप कहोगे सर जो 25 है वो 4 × 6, और सर उसके अंदर अगर हम 1 जोड़ दें, देखो आप सभी लोग ध्यान से देख पा रहे हो, सर जो 25 है ना वो किसके बराबर है सर, 4 × 6, क्योंकि आप जानते हैं सर 4 × 6 कितना होता है 24, और इसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि सर जो हमारा डिविडेंड है, यानी कि हम जिस संख्या को भाग कर रहे हैं सर वो किसके बराबर है, कि हम जिससे भाग कर रहे हैं गुणा जो हमारा भागफल में आ रहा है, और सर इसके अंदर अगर हम शेषफल को जोड़ दें तो सर हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड यानी कि भाज्य बन जाएगा। कितना सभी को क्लियर है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लिखा कि आप 25 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 6 + 1, और आपको ही हमने बता ही दिया है कि जो आपका शेषफल है, जैसे कि आप 4 से भाग कर रहे हो तो आपका शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, पर आपका शेषफल कभी 4 नहीं हो सकता। वो यही लिखा है कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, और वो आपका 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। क्लियर सभी को, चलिए अगर इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स ने क्या बोला था। यूक्लिड्स ने बोला था कि अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है, भाई पूर्णांक आप जानते हैं इंटीजर्स, यदि हमारे पास में कोई दो धनात्मक यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं ए और बी वो हैं, तो दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी के लिए हमारे पास में दो संख्याएं क्यू और आर होंगी, जिसमें आप लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि मान लो हमारे पास में दो संख्याएं, एक तो ए है और एक बी है, और आपने बी से भाग किया ए को, कैसे पता लगा, क्योंकि ए बड़ी है, क्योंकि ए बड़ी, तो आपने बी में भाग करा ए से, तो यहाँ पर कुछ आएगा क्वोशिएंट, भाई यहाँ पर कुछ लिखोगे उसको घटाओगे तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ रिमाइंडर भी आ जाएगा। और आपने अभी बताया था क्या कहता सर, जो जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर किससे भाग किया, इनटू सर भागफल कितना आया, और प्लस सर हमारे पास में शेषफल कितना है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो यूक्लिड्स ने यही कहा था कि अगर हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो भाई इन दोनों के लिए, इन दोनों ए और बी के लिए
हमारे पास में दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ऐसी होंगी। भाई पूर्ण संख्या क्यों बोला? क्योंकि आप जानते हैं भाई होल नंबर्स कौन से होते हैं सर? होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो भाई आपका रिमाइंडर जीरो हो सकता है ना, इसलिए बोला कि पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, यानी कि दो पूर्ण संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको ये आइडेंटिटी बना कर दे देंगी। ठीक है, तो आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आप जानते हो जो रिमाइंडर होगा, भाई आप किससे भाग कर रहे हो? बी से भाग कर रहे हो, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और जिससे आप भाग कर रहे हो उससे छोटा होगा। लिखा हुआ है सब कुछ साफ। ठीक है, तो यानी कि आप इसका इस्तेमाल करके अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो आप एचसीएफ निकाल लोगे। भाई वही चीज है कि हमारे सिलेबस में एचसीएफ इसी से निकालना है। भाई मान लेते हैं कि ए हमारे पास में 13 है, बी 3 है, तो आपने 3 से भाग किया 13 को, तो भाई 3 के पहाड़े में चार, 3 चौक कितना आ गया 12, और आपके पास में एक बच गया। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर जो 13 होगा वो हमारे पास में 3 × 4 प्लस 1 होगा। तो सर हमारा कोशेंट कितना हो गया? आप कहोगे सर कोशेंट तो 4 हो गया। सर हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? सर रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। और सर हम देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 4 से छोटा है। बताओ एक 4 से छोटा है कि नहीं? और सर हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो भी हो सकता था या जीरो से बड़ा भी। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं अभी तक। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए, सर मेरे को ये चीज बता दो। भाई अभी तक हम लोगों ने गुणनखंड पढ़े, फिर गुणनखंड के बाद में हमने सार गुणनखंड पढ़े यानी कि कॉमन फैक्टर्स पढ़े। सर गुणनखंड के बाद में हमने सार गुणनखंड पढ़े, और सर उसके बाद में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा। सर एचसीएफ कैसे? सर एचसीएफ हमने सीखा सार गुणनखंड विधि से। सर फिर हमने प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा, प्राइम फैक्टर्स के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, और फिर हमने एचसीएफ निकालना पढ़ सीखा सर प्राइम फैक्टर्स के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, जो आपकी यूक्लिड्स की विभाजन एल्गोरिथम है, यानी कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। कैसे? भाई वो सीखते हम एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल है कि आप 135 और 225 का एचसीएफ निकालो यूक्लिड्स डिवीजन का प्रयोग करके। चलिए, पहले हम आप सभी को 1-2 मिनट देते हैं कि सभी बच्चे पहले इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखो। भाई आप लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा है ना प्राइम फैक्टर से? प्राइम फैक्टर से कैसे कि सर पहले तो मैं 135 को काट दूंगा, सर इसमें देखूंगा तो 5 3 8 1 9 बन रहा है अंकों का योग। सर ये 3 से पक्का कटेगा। सर 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सर इसमें अंकों का योग 9 बन रहा है। सर ये 3 से पक्का कटेगा 15। सर ये 3 से पक्का कटेगा 5, और ये 5 से कटेगा सर 1। ऐसे अगर आप 225 को देखो, आपने कहा सर ये 5 2 7 2 9 बन रहा है, 3 से काटा, 3 7 21, 3 पंजे 15। सर ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सर ये 5 से कट जाएगा, और सर ये 5 से कट जाएगा। यानी कि सर अगर मैं देखूं तो सर मैं 135 को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। सर मैं 225 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। सर मैं एचसीएफ तो ऐसे ही निकाल दूंगा। लो, एचसीएफ आ गया सर, एक जोड़ा तो ये बन गया, सर एक जोड़ा ये बन गया, और सर एक जोड़ा ये बन गया। तो सर एचसीएफ तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि ये लो एचसीएफ कितना हो गया सर? एचसीएफ हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5, और सर मेरे पास में 45 आंसर आ गया। बताओ पहले सर बच्चों को इतना क्लियर है कि नहीं? भाई ये तो प्राइम फैक्टर्स मेथड है। अगर आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन से पूछा जाए तो क्या करें? सर एचसीएफ तो मैं निकाल लूंगा 45, सर मुझे आ गया है एचसीएफ निकालना। पर सर आप मुझे ये भी तो बताओ कि सर यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब ये भी सीखते हैं कि हम यूक्लिड्स डिवीजन का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो, यूक्लिड्स ने क्या कहा था? यूक्लिड्स ने कहा था कि मेरे पास में तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और आपने कहा सर इसको तो मैं ए मानूंगा, इसको मैं बी मानूंगा। क्यों मानूंगा इसको मैं ए? क्योंकि ये बड़ी संख्या है। और इसको मैं बी मानूंगा क्यों? क्योंकि ये छोटी संख्या है। और मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दूंगा, यानी कि सर मैं 225 को 135 से भाग कर दूंगा। भाई यही तो कहा था ना यूक्लिड्स ने, अगर मेरे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है तो सर उनके लिए क्यू और आर जरूर होगा। मैं वो क्यू और आर निकालने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसमें कंपेयर करोगे कि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो स्टेप 1 के अंदर, आपने कहा सर 225 जो है ना वो 135 से बड़ा है। तो सर मैं 225 और 135 पर यूक्लिड्स प्रमेय का प्रयोग करूंगा। कैसे प्रयोग करूंगा? कि सर मैं 135 से, सर मैं 135 से क्या करूंगा? सर मैं 225 को भाग करूंगा। जब मैं 135 से 225 को भाग करूंगा
तो सर 135 से कम 135। सर मैंने घटाया तो कितना बचा, आपने कहा सर 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया कितना बचा 9। यानी कि सर स्टेप 1 की मैं अगर बात करूं तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर 225 बराबर कितना आ गया बच्चे, आपने कहा सर 135 गुणा 1 प्लस 90, क्योंकि भाई ये मेरा रिमाइंडर है, क्योंकि भाई ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है, ये मेरा क्वोशंट है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। आप जानते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने वही लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताइए इतना क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बच्चे, क्या यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? चलिए यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं। यानी कि सर स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया कि सर मैंने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दिया और मैंने इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया। सर अब मैं देख पा रहा हूं कि सर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, सर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। और सर अगर हम एचसीएफ की बात करें तो सर एचसीएफ कब निकलता है, सर जब मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाता है, जब मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो सर मैं अब क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, सर मैं इस स्टेप को फिर से दोहराऊंगा। कैसे दोहराऊंगा कि सर मैं अब 90 से भाग करूंगा। 90 से किसको भाग करूंगा, सर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हो इसलिए मैं 90 से भाग करूंगा किसको, 135 को भाग करूंगा। सर जब मैं 90 से 135 को भाग करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सर मेरा अभी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो सर मैं 90 से 135 को भाग करूंगा। और सर 90 एकम कितना होता है बच्चे, 90 घटाया तो कितना बचा, आपने कहा सर 45। यानी कि सर स्टेप 2 के अंदर, सर स्टेप 2 के अंदर मेरा ये स्टेप आएगा कि सर मेरा 135 और 90 में, क्योंकि शेषफल 90 नहीं है, तो सर 135 और 90 में मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि सर 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। और सर मेरा शेषफल तो अब भी जीरो नहीं हुआ। जब बच्चे मेरा शेषफल अब भी जीरो नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 45 से 90 को भाग करूंगा। यानी कि पहले आपने 90 से भाग किया 135 को, अब आप 45 से भाग कर रहे हैं 90 को। आप जानते हैं 45 दूनी 90। यानी कि सर मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, क्योंकि सर रिमाइंडर जीरो हो गया। तो जिस केस में मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस केस में मैंने किससे भाग किया है, वो मेरा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए पहला स्टेप आप सभी को क्लियर होगा कि सर मेरा 225 क्या है, बड़ा है 135 से, तो मैंने 135 से भाग किया तो सर मेरा ये बन गया। सर दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, सर जब मैंने भाग किया था 135 से किसको, 225 को, तो सर मैंने ऐसे लिखा था 135 एकम 135 और सर मेरे पास में 90 बच गया। सर दूसरा स्टेप, क्योंकि सर मेरा रिमाइंडर 90 आया था, मेरा शेषफल जीरो नहीं था, तो सर मैं 190 और 135 और 90 के बीच में फिर से यूक्लिड्स थ्योरम लगा। सर 90 एकम कितना होता है, आप कहोगे सर 90 एकम फिर से 90 होता है, सर घटाया तो कितना बचा 45। यानी कि सर मेरा जो अगला स्टेप होगा, सर मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, सर मेरा अगला स्टेप ये हो जाएगा कि सर 135 बराबर 135 बराबर, क्योंकि बच्चे जब 135 से भाग किया हमने 225 को तो एक बार चला, सर 90 बचा था, सर 90 से भाग किया 135 को तो 90 कम 90 बचा, सर 45 बचा था। सर मैं 135 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 135 बराबर 90 ये रहा सर गुणा 1 प्लस 45। मैं कह रहा हूँ कि सर मेरा रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा 90 और 45 पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा। जब आप 90 और 45 पे लगाओगे तो आप क्या करोगे बच्चे, 45 से फिर से भाग कर दोगे 90 को, और आप कहोगे सर 45 दूनी कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि अब मैं लिख दूंगा सर इसको कितना, कि सर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, और सर मेरा शेषफल जीरो हो गया, इसलिए सर मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, सर मेरा एचसीएफ 45। बताइए बच्चे क्या इतना सभी को क्लियर है, बताइए बच्चे क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे हम लोग एक सवाल और समझ लेते हैं जल्दी से। बच्चे हम क्या कर लेते हैं, एक सवाल और समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है। क्या सवाल है, एक और आपसे पूछा गया है कि 196 और 38,220 का एच से बताओ यूक्लिड्स डिवीजन का प्रयोग। आप क्या करोगे, आप एक ही काम करोगे, सर सबसे पहले मैं ये देखूंगा स्टेप 1। भाई स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है, देखिए बच्चे स्टेप 1 क्या होता है, आप कहोगे सर स्टेप 1 होता है कि मेरे पास में 38,220 बड़ा है 196 से,
तो सर मैं इस पे क्या लगाऊंगा, इस पे यूक्लिड्स प्रमेय का लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा कि सर मैं 196 से भाग करूंगा 38,220 को। करो भाग। भाई जब आप 38,220 को 196 से भाग करोगे तो बच्चे कितना आएगा आपके पास में? चलो, और कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा हमें जल्दी से। बताइए बच्चे। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, भाई यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, तो सर तीन संख्याओं में तो चलेगा ही चलेगा कम से कम। भाई 196 एकम कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 196 एकम 196, घटाया तो कितना बचा? सर 12 में से 6 गया 6, सर 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा, सर 17 में से 9 गया, कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में कितना बच गया? 8 बच गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप ऊपर से एक संख्या नीचे उतार लोगे, 2। बच्चे अभी शेषफल नहीं आया है, अभी आप भाग ही कर रहे हो। फिर आपने कहा सर इसको अगर देखा जाए, सर अगर इसको देखें भाई 196 अट्ठे कितना होता है? आपने कहा सर 196 अट्ठे देख लेते हैं। 8 से 48 का 8 4, भाई 8 नीम 72 और 4 76 का 6 7, 8 एकम, सॉरी गलत लिख दिया क्या हमने? बच्चे यहाँ एक और बचेगा ना, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 17, तो हाँ यहाँ एक और बचेगा। देखिए, तो आपने कहा सर ये कितना आ गया? 15। और अगर आप देखोगे 196 निम्मा कितना हो जाएगा बच्चे? आपने कहा सर 196 निम्मा कितना हो जाएगा? तो 9 6 54 का 4, सर 5 हो गया। सर 9 निम 81 और 5 86, सर 86 का 6 हो गया तो 8 आ गया। 9 एकम 9 एक कितना हो गया बच्चे? हमारे पास में कितना आ गया? 1764। यानी कि आप इसे नो टाइम चला सकते हो बच्चे। नो टाइम चलाए तो कितना हो गया बच्चे? भाई आपने कहा सर 1764। ठीक है बच्चे। अब जब आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? देख लेते हैं बच्चे, घटा के कितना बचेगा। देखिए, जब आप इसे घटाओगे, आपने कहा सर 12 में से 4 गया, 8 बचा। सर 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया, सर 9 बचा। और ऊपर से कितना उतार लिया आपने? 0 उतार। कितना उतार लिया? 0। अब आप देखोगे 5 टाइम चलाकर तो कितना हो गया भाई? 5 छंग 30, 3 45, 3 48 का 8 4, 5 एकम 5 और 4 9, कटिए। यानी कि सर जो 196 है वो, आप कहोगे सर जो 196 है 38,220 उससे पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो सर मैं लिख सकता हूँ स्टेप 1 के अंदर 38,220 बराबर कितना भाई? 196 गुणा 195 प्लस 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताइए कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चे? हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 196 गुणा 195 प्लस 0। अब आप कहोगे सर मेरा तो रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 आ गया। सर मेरा तो रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 आ गया, अब मैं क्या करूं? आप जानते हो जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपने जिस संख्या से भाग किया होता है, आप कह दोगे सर मेरा तो एचसीएफ एक ही बार में आ गया कि सर 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना आ गया? सर 196 एचसीएफ आ गया। बताओ क्या इतना क्लियर है कि नहीं? बताइए बच्चे क्या इतना सभी को क्लियर है? बिल्कुल। सब बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि सभी को क्लियर है। यस, सभी को सारी चीजें क्लियर है। अगर बच्चे आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। देखो अगर आपसे पूछा जाए बताइए 24 और 48 या फिर 24 और 96 का एचसीएफ कितना होगा? आप कहोगे सर 24 इसको पूरा पूरा भाग करेगा। सर मैं 48 को ऐसे लिखूंगा, 24 गुणा 2 प्लस 0। सर मेरा 24 ही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24। सर 24 और 96 में पूछ रहे तो सर मैं 96 को ऐसे लिख सकता हूँ, 24 गुणा 4 प्लस 0। तो सर मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? सर मेरा एचसीएफ 24 हो जाएगा। बच्चे डरने वाली बात नहीं है, दो संख्याओं में से जो आपको दो संख्याएं दी जा रही है, शायद उनमें जो छोटी संख्या है, शायद उनमें जो छोटी संख्या है वो भी आपका एचसीएफ हो सकती है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को एक ही बार में पूरा पूरा भाग कर दे। क्या इतना क्लियर है सभी को? चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है, अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बता सकता है अगर आपको सारी चीजें क्लियर है कि हाँ सर मुझे सारी चीजें क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा भी अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है कि सर मेरे को ये डाउट है, आप मुझे ये बता दो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम एचसीएफ के बारे में आपको एक दो चीजें और बता देते हैं। देखिए एचसीएफ के बारे में बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर आपका एचसीएफ और एलसीएम पर है, तो अभी हमने आज की क्लास में एचसीएफ सीख लिया है। बाकी अगली क्लास में हम एलसीएम और बाकी प्रमेय पढ़ेंगे इसकी, जो भी थ्योरम से बाकी की। पर अगर हमने एचसीएफ इस क्लास में सीखा है तो हम एचसीएफ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। देखिए,
मान लीजिए आपके पास में दो प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर कैसे सर, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है। आज ही तो बताई थी सर, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो बच्चे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आप आंख बंद करके कह देना कि सर एक होता है। कितना होता है सर, आंख बंद करके कह देना कि सर दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। दूसरा सर, अगर हमारे पास में दो लगातार संख्याएं हो, जैसे कि कोई आपसे पूछे 8 और 9 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, कोई आपसे पूछे 10 और 11 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, कोई आपसे पूछे 100 और 101 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, भाई दोनों लगातार संख्या है, भाई इनके बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर तो एक ही है, सर इनके बीच का अंतर तो एक ही है, सर इनके बीच का अंतर, अगर किसी दो लगातार संख्याओं का आपसे एचसीएफ पूछ ले जाए जिनके बीच का अंतर एक है, आंख बंद करके कहते ना कि सर इनका एचसीएफ तो एक ही होगा। बताओ इतना क्लियर हो आपको कि भाई अगर आपसे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए एक होगा, अगर आपसे दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो आप क्या कहोगे सर एक होगा। मान लीजिए ये तो दो लगातार संख्याएं हो गई, ये तो दो अभाज्य संख्या हो गई, मान लो एक अभाज्य संख्या दे दी जाए, एक अभाज्य संख्या दे दी जाए, भाई चार तो अभाज्य संख्या नहीं है, और पर आपके पास में एक अभाज्य संख्या कौन सी ले लें, कोई सी ले लो, 17 ले लो, भाई ये एक प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर, और ये क्या है आपका, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा भी आपका क्या कहलाता है सर, इस केस में भी मेरा एचसीएफ हमेशा एक ही आता है। क्या आता है सर, इस केस में मेरा एचसीएफ हमेशा एक ही आता है। तो बच्चे ये सारी चीजें आप याद रखना कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, सर प्राइम नंबर्स का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एक होता है, सर अगर एक प्राइम नंबर एक कुछ भी दे दिया जाए तो एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। इनके अलावा आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या क्या सीखा सर, एक तो मैं प्राइम फैक्टर मेथड सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा। सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि सर हम उन संख्याओं का प्राइम फैक्टर करते हैं। सर 24 और 36 का आपने निकलाया भी था कि हम उनके प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि उनमें कौन कौन से जोड़े बन जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, हम उनके जोड़े बनाएंगे और दोनों संख्याओं में जोड़े कैसे होने चाहिए, वो कॉमन होने चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अब बच्चे अपना माइक ओपन करके बताओगे कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई है, बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। गुड यस नाइट, सर, आई है।